अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हम डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स है इसको सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी पहली सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा पहले डेटा खुद होता क्या है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट करने में जब तक हम डेटा को उसके टाइप्स को नहीं समझ सकते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए मैंने डेटा के जो टाइप्स है वो भी सारे इस एक्सेल की शीट में प्रेजेंट करके आपके लिए रख दिए है और डेटा के जो भी टाइप्स है उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। और ये सीरीज़ जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाएगी, आपको मैं एक्सरसाइज भी देता रहूँगा और नोट्स इसके जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं सिंपल टर्म से डेटा क्या होता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में पहले डेटा ही आता है। तो डेटा किसे कहते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो डेटा इन डेटा एनालिसिस मीन्स इंफॉर्मेशन और फैक्ट that we gather to learn more about something। मीन्स कोई भी ऐसी डेटा कंटेंट इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम कोई ना कुछ लर्न कर सके या कुछ इंसाइट्स निकाल सके। इंसाइट्स मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सके। फॉर सपोज मैं कहता हूँ, आपने कहा कि मेरी जो इंटर में ए ग्रेड है, आपने कहा कि मेरा इंटर में ए ग्रेड है। अब आपने इंटर में जो ए ग्रेड आया उसको कैसे एनालाइज किया, आपने कैसे बताया कि मेरा ग्रेड ए है। आपने अपनी मार्कशीट को देखा होगा, उस मार्कशीट में से आपने 5 सब्जेक्ट, फॉर सपोज आपने 5 सब्जेक्ट है उसमें से जो डिफरेंट मार्क्स लिए या रिजल्ट आई हुई है, तो आपने क्या किया होगा, उस जो 5 सब्जेक्ट आपके उसको कलेक्ट किया होगा, इंग्लिश हो, उर्दू, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी हो। उसको कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, उस सारी जो रिजल्ट है उसको देखा, उस रिजल्ट को कलेक्ट किया। उसके बाद आपने एनालाइज किया कि जब सारी ओवरऑल जो इतनी मार्क्स रखी हुई थी उसमें अगर फॉर सपोज एक 1000 रखी हुई थी, उसमें आपने 800 मार्क्स लाई, आपने कहा कि मैंने ए ग्रेड किया। अब ये सारा आपने कैसे एनालाइज किया, आपको कैसे पता चला कि मेरा ए ग्रेड है या मेरा बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, वो पता चला आपको डेटा से। अगर आपके पास डेटा नहीं होती, आपके पास रिजल्ट नहीं होती उन 5 सब्जेक्ट की, तो आप कैसे पता लगाते। बिल्कुल इसी तरीके से रोज़मर्रा में ना जाने कितने काम होते हैं जो हम एनालाइज करते हैं, वो किसके थ्रू, डेटा के थ्रू। मीन्स जो भी ऐसी चीज़ जो हमें लर्न करने में मदद देती है या कोई ना कोई क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करती है, वो डेटा होती है। अच्छा, डेटा कितने टाइप की होती है और डेटा एनालिसिस की फील्ड में डेटा किस किस टाइप की होती है और किस किस टाइप को हमें समझना है और उसको समझ के एनालाइज करना है। तो आज मैं इस वीडियो में वही आपको बताने वाला हूँ। मुझे यकीन है इस तरह की वीडियो आपको पहले कभी नहीं मिली होगी और इसमें जो भी टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले हम डेटा में जो क्लीनिंग करते हैं उसमें क्या क्या स्टेप आते हैं वो देख सकते हैं आप। मैंने एक डेटा बना ली, अब ये भी आप देख सकते हैं एक्सेल मैंने जो लिखा है ऊपर व्हाट इज डेटा और नीचे स्टेज और आगे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, नीचे कुछ कंटेंट इसमें इंफॉर्मेशन डाल दी है। तो इसको भी अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक किस्म का डेटा है। किसका डेटा है, व्हाट इज डेटा का डेटा है। क्या डेटा क्या है, उसकी डेटा इसमें रखी हुई है। तो डेटा को समझने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स किसी चीज़ को भी समझने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, डेटा जो प्रोसेस चलता है इसमें एनालाइज करने में वो कैसे चलता है। सबसे पहले आपको कोई ना कोई क्वेश्चन होगा माइंड में कि ये काम हमें करना है या ये प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। फिर आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो। तो पहला प्रोसेस आप देख रहे हो, मैंने यहाँ भी लिख दिया है डेटा कलेक्शन। उसके बाद मैंने लिखा है डेटा क्लीनिंग, क्योंकि आपके पास अब आपकी डेटा तो आ गई है, मीन्स स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया है आपके पास। आपके 5 जो सब्जेक्ट है उसकी रिजल्ट क्या थी वो तो आपने कलेक्ट कर ली है। अब आपको क्लीन करना है, उसमें देखना है कहीं मिसिंग वैल्यू ना हो या कोई गलत वैल्यू रखी हुई हो या कहीं नंबर की जगह टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे जो भी मिस्टेक्स है, एरर्स है, उसको आप चेक करेंगे और उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आप ट्रांसफ़र करेंगे उसको एक्सेल में या किसी भी चीज़ में जहां आप एनालाइज करना चाहते हैं। उसके बाद एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज में कुछ टेक्निक्स टूल्स यूज़ होते हैं जो आगे हम जाके समझने वाले। यहाँ जस्ट मैं इतना बता देता हूँ कि जैसे स्टैटिकल है या मैथमेटिकल है या कंप्यूटेशनल मेथड है या इंसाइट निकालने के लिए हम पैटर्न चार्ट वगैरह बनाते हैं, वो आ जाते हैं जिसकी मदद से हम एनालाइज करते हैं। ओके, उसके बाद जब एनालाइज कर लेते हो उसमें मीन्स एक मैं आपको यहीं पे मिसाल भी दे देता हूँ ताकि इजी आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट सपोज आपके जहन में था कि मेरी जो रिजल्ट है या कुछ स्टूडेंट्स है उसकी रिजल्ट है, उसका एवरेज चाहते हो आप। अब यहाँ लिखा है स्टूडेंट है, उसकी रिजल्ट है कोमल है, अनिल है, विकास है, प्रीतम या गौतम, इसकी रिजल्ट आपके सामने है किसी एक सब्जेक्ट की। अब ये तो होगी एक डेटा जिसको आपने कलेक्ट किया
क्लियर करने के लिए आप देखेंगे कहीं कोई मार्क गलत नहीं लिखी है। फर्स्ट सपोज यहाँ ऐसा लिखा होता, तो आप समझ सकते हैं एक जो सब्जेक्ट होती है उस पर 100 जो मार्क्स रखी हुई है, यहाँ 300 आ गई है, तो आप इसको करेक्ट करते हैं, रीचेक करेंगे और असल जो भी रिजल्ट होगी उसको देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद एनालाइज कैसे करते हैं, फर्स्ट करें आप सम लेना चाहते हैं सारे स्टूडेंट की मार्क का, तो आप क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल फार्मूले लगाएंगे, सम को यूज़ करेंगे और इसको सम करके देखेंगे। या फिर आप जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है इसमें से टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो फिर आप काउंट का फार्मूला लगाते हैं, इसका काउंट का, और आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। आपको पता पड़ गया कि हमारे डेटा में 5 जो स्टूडेंट हैं उनकी हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। तो मीन्स ये आपकी क्वेश्चन सोल्व हो रही है किसकी मदद से, एक तो डेटा आपके पास है, दूसरा उसको एनालाइज करने की टेक्निक्स आपको आ रही है। तो यही काम होता है डेटा में। हम फिर से आते हैं इसी टेबल पे, डेटा एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हो, रिपोर्टिंग देते। मीन्स अभी जो हमने निकाला ये डेटा जिसमें हमने एनालाइज किया, जिसमें हमें पता चला कि हमारी जो डेटा है इसमें 5 स्टूडेंट मौजूद है। अब आप इसको टेस्ट की सूरत में रिपोर्ट बनाएंगे कि आपने जो हमें डेटा दिया है इसमें 5 स्टूडेंट है जिसकी रिजल्ट मौजूद है, तो ये आपकी एक रिपोर्ट तैयार होगी। ओके, तो इस तरीके से आप रिपोर्टिंग बनाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ प्रोसेस आ सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन है, इमेजिंग है, या चार्ट बनाते हो, और भी कुछ काम आ जाते हैं जिसको आगे जाके हम सीखने वाले कि कैसे कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स है या टूल्स है जिसका यूज़ करके हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो जस्ट हो गया कि डेटा एनालाइज किया कैसे जाता है। अब इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि डेटा एनालिसिस में आप क्या क्या काम कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम कर सकते हो, किसी क्लाइंट से भी काम ले सकते हो, अपनी खुद की बिजनेस जो है उसमें भी डेटा एनालिसिस कर सकते हो। तो क्या क्या काम होते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं रियल लाइफ के, जिसको आप डेटा एनालिसिस के थ्रू हेल्प कर सकते हो। ओके, तो ये आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हो। यहाँ हमारा जो मेन फोकस है वो है डेटा टाइप पे, तो हम चलते हैं टाइप ऑफ डेटा पे। आपने पहले ये समझ लिया कि डेटा जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है हमें वो सारी चीज थिंग्स डेटा है, इतना आपका क्लियर। अब डेटा एनालिसिस करते वक्त हमारे पास जो डेटा आती है वो किस किस तरह की हमें मिल सकती है वो देखें। तो जनरली डेटा को जो 2 टाइप में जो डिवाइड किया गया है, एक है कैटेगोरियल डेटा और दूसरा है न्यूमेरिकल डेटा। अच्छा, कैटेगोरियल डेटा आप इसके वर्ड में भी जान सकते हैं, जिसमें कैटेगरी हो या ग्रुप वाइज हो, मीन्स के ऐसी डेटा जो किसी ग्रुप को मेंशन करे, ग्रुप को जो शो करे। और न्यूमेरिकल डेटा में आप जान सकते हैं कि नंबर से होंगे, ऐसी डेटा जिसमें नंबर्स लिखे हो। अभी हमने जो मिसाल लिया था यहाँ आप दे सकते हैं, इसमें आप दे सकते हैं कॉमन या नेम्स लिखे हुए एक कैटेगरी है या ग्रुप है, एक ग्रुप है पीपल्स का। ओके, देख सकते हैं ये पीपल का एक ग्रुप है, कैटेगरी है किसकी, स्टूडेंट की कैटेगरी या स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें 5 स्टूडेंट्स है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कैटेगरियल डेटा है। आगे आप देख सकते हैं नंबर है, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू पड़ी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर्स आ रहे हैं, इसको हम न्यूमेरिकल डेटा कह सकते हैं। तो जनरली ये 2 टाइप हमें मिलते हैं डेटा में, एक कैटेगरियल डेटा और दूसरा न्यूमेरिकल डेटा। अच्छा, दूसरा इसको आप कैटेगरियल डेटा और न्यूमेरिकल को कुछ और नाम भी देते हैं, मैं यहाँ देखा देता हूँ। इस पिक्चर को जूम करके आप देख सकते हैं क्वालिटी, क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वालिटी और क्वांटिटी ये भी नाम से भी आप जान सकते हो कि क्वालिटी किसे कहा जाता है और क्वांटिटी। सेम तरीका, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी, क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। क्वांटिटेटिव जो भी पार्ट आते हैं वो इसमें आते हैं, और क्वालिटी आपकी ग्रुप या कैटेगरियल डेटा में आ जाती है। अब मैंने यहाँ क्या किया है, कुछ कैटेगरियल डेटा में से ये जो मैरिटल स्टेट देख रही है, पॉलिटिकल पार्टी और आय कर रहे हैं, ये इसको टाइप नहीं कहा जाता है, लेकिन ये डेटा वैल्यू या एट्रीब्यूट कहा जाता है कि ये कैसी डेटा में जो कैटेगरियल डेटा आती है इसमें क्या कैसी वैल्यू आ सकती है। ओके, तो मैरिटल स्टेट मैंने कहा है कि कैटेगरियल डेटा में आप ये वैल्यू भी जो लिख सकते हैं या दे सकते हैं, जैसे सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विडोज। ओके, और ये आती है मैरिटल स्टेट, मीन्स क्या किसी पीपल का नाम हो या जो किसी का मैरिड है या सिंगल है वो आप मेंशन कर सकते हैं। या पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है या रिपब्लिकन पार्टी या ग्रीन पार्टी है या लिबर्टेरियन पार्टी है, ये सारी पार्टीज होती है, उसका जो भी नाम होता है, ग्रुप होता है, कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज होती है, वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसमें, इस कैटेगरियल डेटा में।
ओके, उसके बाद आई कलर जैसे ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, हेजल, ब्राउन, ये सारे कलर्स होते हैं। ये कलर्स भी इसी में आते हैं क्योंकि कलर भी ये जो नाम आप देख रहे हैं, ब्लू है, ग्रीन है या येलो है, ये सारे क्या है, किसी कलर ग्रुप के वैल्यू है, तो इसको हम कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो जनरली जो कैटेगरी के टाइप होते हैं उस पर बात करते हैं कि इसमें टाइप कैसे हो सकते हैं। टाइप हो सकते हैं एक नॉमिनल स्केल, नॉमिनल मीन्स नाली जिसमें नेम हो, ओके। दूसरा होता है आर्डिनरी स्केल, तीसरा आता है बाइनरी स्केल। सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉमिनल स्केल क्या है। देख सकते हैं आप सामने मैंने लिख दिया कि नो इनहेरिटेड आर्डर मीन्स के जिसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो इनहेरिटेड जो आर्डर होता है वो नहीं होता है। अब इसका मकसद क्या है? इनहेरिटेड आर्डर मीन्स क्या जेंडर, फॉर सपोज हम यहाँ से लिख के आपको बता देता हूँ, जेंडर को नॉमिनल स्केल क्यों कहा जाता है या नो इनहेरिटेड आर्डर क्यों कहा जाता है? जेंडर में क्या आ जाती है, फीमेल होता है और दूसरा मेल होता है, ओके, हमने यहाँ लिखा। अब आप जब भी डेटा एनालाइज करेंगे या आपके पास डेटा आएगी, आपका फोकस इस चीज़ पे नहीं होगा कि हमारे पास जो डेटा मिल रही है या जो हमें प्रॉब्लम सोल्व करना है इसमें मेल ज़्यादा चाहिए या फीमेल ज़्यादा चाहिए। फॉर सपोज हम वहीं इसी टेबल पे चलते जो मैंने शुरू में बनाई थी, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप जब रिजल्ट देख रहे हैं इसमें आपका जो फोकस रहा होगा क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या रहा होगा, या तो आपका ये रहा होगा कि हमारे पास जो डेटा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो या कम से कम स्टूडेंट हो, या ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट वैल्यू मिले या कम से कम रिजल्ट वैल्यू मिले, इस चीज़ पे आपका फोकस रहेगा। लेकिन इस पे नहीं कि ज़्यादा जो स्टूडेंट में से फीमेल होनी चाहिए या मेल होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल या मेल से आपका मकसद नहीं था, आपका मतलब था रिजल्ट क्या आ रही है उससे। तो क्यों नहीं था? क्योंकि मेल ग्रेटर देन फीमेल या फीमेल ग्रेटर देन मेल ऐसा हम आर्डर नहीं बनाते हैं कभी भी। डेटा बनाते वक्त तकरीबन जो भी डेटा होती है उसमें ऐसा आर्डर नहीं बनाया जाता है कि मेल इज़ ग्रेटर देन फीमेल या फीमेल इज़ ग्रेटर देन। लेकिन हम फॉर सपोज ग्रेड होती है उसमें तो कह सकते हैं, फर्ज करें आपका ए ग्रेड है, ओके, और आपके दोस्त का बी ग्रेड है। ध्यान से सुनिए, आपका ए ग्रेड है और आपके दोस्त का बी ग्रेड है। अब यहाँ आप इनहेरिटेड आर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ऐसे, जैसे कि आपका ए ग्रेड है, आप कह सकते हैं अपने दोस्त को कि मेरा ए ग्रेड आपके बी ग्रेड से ज़्यादा है, यानी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा आपसे, तो हम कह सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी, या फिर कह सकते हैं बी इज़ लेस देन ए। मीन्स यहाँ हम क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रही है, इनहेरिटेड आर्डर को यूज कर रही है। लेकिन फीमेल में मेल में हम ऐसा नहीं करते, फीमेल इज ग्रेटर देन मेल या मेल इज ग्रेटर देन। तो ये जेंडर वाली जो भी वैल्यू होती है या मैरिटल स्टेट वाली जो भी वैल्यू होती है वो आती है नॉमिनल स्केल में। ये जो मैरिटल स्टेट वाली है ये या जेंडर, ये क्या नॉमिनल स्केल में आ जाती है, ओके। और दूसरा नंबर आर्डिनरी स्केल, मैंने जो अभी बताया आर्डिनरी, जिसमें आर्डर आ सके, मीन्स इनहेरिटेड आर्डर कर सके, जिसमें किसी का भी रैंक है, मीन्स फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले से अच्छा होगा। या स्टूडेंट ग्रेड है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज लेस देन ए, मीन्स हम आर्डर लगा रहे हैं, यहाँ एक सीक्वेंस बना रहे हैं कि ए बी से ज़्यादा है और बी सी से ज़्यादा है, सी डी से ज़्यादा है, तो हम उसके बीच में एक इनहेरिटेड आर्डर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आर्डिनरी स्केल कहते हैं। तो ऐसी जो भी डेटा होती है जिसमें आर्डर यूज़ किया जाता है या इनहेरिटेड आर्डर लगाया जाता है उसको हम आर्डिनरी स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप जो इसमें किस में आ रहे हैं? कैटेगरियल डेटा में आ रहे हैं। हम जो भी अभी बात कर रहे हैं कैटेगरियल डेटा की बात कर रहे हैं, ओके, और इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे हम, ये भी ध्यान में रखना है। टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप में फीमेल का भी ग्रुप होता है, मेल का भी ग्रुप होता है, ए का भी ग्रुप होता है, बी का भी ग्रुप होता है, जो भी बात कर रहे हैं ग्रुप और कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ओके। तीसरा नंबर है बाइनरी स्केल। बाइनरी स्केल में मीन्स के सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वैल्यू आ सकती है। अच्छा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कैसे? फॉर सपोज आपने एक गेम खेल रहे हो फेयर कॉइन की, किसकी? फेयर कॉइन। अनफेयर कॉइन का हम यहाँ मिसाल ले लेते हैं। और फेयर कॉइन में क्या होता है? आप टॉस करते हो, टॉस में क्या होता है? या हेड आता है या टेल आता है। कौन का? या हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मीन्स आपका चांस कितना है कि जो कॉइन है वो कितनी बार हेड आ सकता है, कितनी बार जो
टेल आ सकता है। आपका चांस 50-50 होगा। आपको पता नहीं होगा कि हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। ओके, या फिर आप कोई एमसीक्यूज की टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पे आपने एमसीक्यूज किसी को आपको याद नहीं है और 4 जो ऑप्शन थे 4 ऑप्शन थे उसमें आपने टिक कर दिया एक। अब आपको यहाँ चांस क्या रहेगी? 50 रहेगी। या तो आप कहेंगे करेक्ट होगा या फिर कहीं रॉन्ग होगा। तो ये जो 50 वाली चांस आ रही है इसको इक्वलिटी कहते हैं। मीन्स आपको चांस जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसी जो भी वैल्यू होती है जिसमें हमें ये रियलाइज हो कि यहाँ हम 50-50 चांस लगा रहे हैं या 50-50 हमें आइडियाज़ है इसको करने का, तो ऐसी जो भी वैल्यू होगी उसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे। बाइनरी स्केल में सिमेट्रिकल कहेंगे। लेकिन जहाँ चांस ज़्यादा किसी चीज़ की और किसी की कम हो तो वहाँ हम एसिमेट्रिकल कह सकते हैं। फॉर सपोज एक हॉस्पिटल है, उसमें से जो 100 पीपल्स आए, उसका इलाज किया है, तो उसमें से रिकॉर्ड जो दिया है उसमें बताया गया है कि इस जो 100 पेशेंट थे उसमें से 80% जो डिजीज से मैंने कह सकते हैं कि उससे आज़ाद हो गए या उसकी डिजीज़ खत्म हो गई है, लेकिन 20% जो भी अभी बचे हैं उसको अभी भी डिजीज़ है। तो यहाँ आप 50 की चांस लगाते। यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में जो 1% जो पीपल ऐसे है जो डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, तो यहाँ पे आप 1% की लगा रहे हैं और 90% को आप चांस यस वाला आ रहा है, तो इसमें सिमेट्रिकल वैल्यू नहीं आ रही है, सिमेट्रिकल आ रही है। तो कोई भी डेटा हो जिसमें आप एनालाइज करते हो जहाँ 50-50% आपको चांस दिखाई दे वो होगा सिमेट्रिकल, और जहाँ भी 50 नहीं हो, ज़्यादा या कम हो, तो वो एसिमेट्रिकल वैल्यू आ जाती है। ओके, तो आगे जाके जैसे हम डेटा एनालिसिस करते जाएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। एक बात ध्यान रख लेना कि डेटा एनालिसिस के ये जो भी टाइप है उसके नाम आपको याद रहे या ना रहे। नाम उसके क्यों याद किए जाएं, ये आपको काम देते हैं तब अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो या किसी भी टेस्ट में अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, एमसीक्यूज की हो या कोई भी हो, तो वहाँ आपसे ये डेटा टाइप्स पूछ सकती है। तो उस जगह पे आपको इसके नाम से जो भी है डेटा टाइप्स वगैरह, एग्जाम्पल वगैरह, ये सारे याद रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डेटा एनालिसिस सीख रहे हो, तो वहाँ सिर्फ आपको नाम नहीं, उस डेटा के टाइप को समझना ज़रूरी है कि मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ ये क्या है। मैं एक अच्छा मिसाल दे के समझाता हूँ। यही डेटा लेते, फर्ज करें इसमें आपको पता नहीं है कि ये जो स्टूडेंट वाली कॉलम में ये जो वैल्यू रखी हुई है इसको कैटेगरियल कहते हैं या न्यूमेरिकल कहते हैं, या फिर ये रिजल्ट पड़ी है इसको न्यूमेरिकल कहते हैं या क्या कहते हैं। तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? आप सम करेंगे, आपको पता नहीं होगा सम इसको करना चाहिए या इसको करना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका सम आप नहीं कर सकते, नाम है उसको सिर्फ आप काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट है, लेकिन सम आप रिजल्ट की वैल्यू को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसको काउंट कर सकते हैं, सम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक ग्रुप है, ग्रुप की वैल्यू। तो ये डिफरेंस जब आपको पता होगा, फिर उसका नाम आपको आए या ना आए, लेकिन डिफरेंस का पता होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए डेटा के टाइप्स को और उसके डिफरेंस को समझना ज़रूरी होता है। तो मैंने ये बात जो अभी की ये की है आपको कैटेगरियल डेटा की। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल डेटा की। न्यूमेरिकल डेटा में नेम्स नंबर्स आ जाते हैं जो भी होते हैं, तो लेकिन इसमें 2 टाइप किए गए हैं, एक है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा है कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा किसे कहते हैं, मैंने सामने एक टेबल बना दिया, इसमें बता दिया। एक बात मैं यहाँ भूल गया आपको बताना, जो इम्पोर्टेंट होता है डेटा में, जो अभी मैं बता देता हूँ। डेटा में एक चीज़ यूज़ होती है एट्रीब्यूट, दूसरा होता है वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस जो समझना लाजमी है। एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है, वैल्यू किसे कहा जाता है। यहाँ पे देख लें जो स्टूडेंट रिजल्ट लिखा हुआ है इनको क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट। क्या कहा जाता है, ध्यान से देखें, ये दोनों एट्रीब्यूट है और सामने जो इसकी वैल्यू है ये स्टूडेंट की वैल्यू है और ये रिजल्ट की वैल्यू है। लेकिन ये नाम खुद भी एट्रीब्यूट बन सकते हैं। किसके लिए? रा के हिसाब से ये कोमल या ये अनिल कुमार क्या है, एट्रीब्यूट है, और कोमल की वैल्यू क्या है, 45 है। तो ये वैल्यू हो गई और वो कोमल जो है ये क्या होगी, एट्रीब्यूट होगी। मीन्स एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी रखता है और वैल्यू प्रॉपर्टी दिखाता है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। ओके, अब हम बात कर रहे थे डिस्क्रीट डेटा की और कंटिन्यूस डेटा की। डिस्क्रीट डेटा में आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है या डिफेक्ट्स पर हेयर्स है।
ओके। और कंटिन्यूस डेटा में आप देख सकते हैं वेट और वोल्टेज। अब डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में डिफरेंस क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये डिस्क्रीट डेटा है और ये कंटिन्यूस डेटा है। डिफरेंस समझने के लिए आपको एक बात समझनी है कि डिस्क्रीट डेटा में एक लिमिटेड रेंज होती है, लेकिन कंटिन्यूस डेटा में लिमिटेड नहीं होती है, इनफिनाइट रेंज होती है। जैसे हम यहाँ पे मिसाल ले रहे हैं, डिस्क्रीट डेटा जो है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है या डिफरेंस पर है, और कंटिन्यूस डेटा में वेट है या वोल्टेज है। अब इन दोनों में से डिफरेंस जो है ये आपको नजर आएगा, एक मेजरेबल और दूसरा काउंटेबल का। मीन्स के नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इस डिस्क्रीट डेटा को। मीन्स के एक चिल्ड्रन है या 2 चिल्ड्रन है या 5 चिल्ड्रन है, ओके। तो हम ये नहीं कर सकते कि एक चिल्ड्रन दूसरा हाफ चिल्ड्रन, क्या सिस्टम। अब इसको हम जो एक चिल्ड्रन है इसको हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अपने आप में कंप्लीट है, ये इसकी अपनी एक सीपरेट वैल्यू है, इसको हम हाफ नहीं कर सकते। अगर 2 है चिल्ड्रन तो उसकी भी अलग अपनी वैल्यू है, हम ये नहीं कह सकते कि 2.5 स्टूडेंट या चिल्ड्रन कह सकते नहीं। तो इस टाइप की जो वैल्यू होती है इसको हम डिस्क्रीट डेटा कह सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वेट होता है तो वेट को हम ये कह सकते हैं, फॉर सपोज के 30 किलोग्राम है, क्या 30 किलोग्राम है तो हम 30.5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। या फिर इस सेम 30 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इतना बन जाएगा, कर सकते हैं। मीन्स हम इसी वैल्यू को 30 ग्राम को हम क्या कह सकते हैं, 3000 ग्राम भी कह सकते हैं। लेकिन इस चिल्ड्रन को अगर 2 चिल्ड्रन है तो हम उसको 2 ही कहेंगे, उसको किसी सेंटीमीटर में, ग्राम में या किसी यूनिट में हम इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये नंबर है, इक्वल नंबर है, अपनी वैल्यू रखते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, डेटा को क्लियरली देखना है कि उसमें से हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप उसको काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, लेकिन उसका यूनिट नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 30 किलोग्राम को हम 10,000 ग्राम भी कह सकते हैं, उस यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या उस ये वैल्यू फ्लोट में भी हो सकती है, लेकिन ये नंबर वाली तादाद जो है वो उसमें नहीं होती है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा, ओके। अब कंटिन्यूस डेटा में भी कुछ टाइप आ जाते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना करें, ओके। अब हम आते हैं इंटरवल स्केल और रेशो स्केल पे। मीन्स कंटिन्यूस डेटा जो अभी हमने लिखा कि वेट फॉर सपोज 30 किलोग्राम है या फिर 3000 ग्राम, सेम बात है, ओके। तो ये हो गया कंटिन्यूस डेटा जिसमें वेट की बात की, या वोल्टेज भी हो या कोई भी ऐसी डेटा हो तो उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसमें इंटरवल स्केल भी आती है और रेशो स्केल आती है। इंटरवल स्केल में क्या क्या आ सकती है, जिसमें टेम्परेचर आ सकती है, यस आ सकती है। रेशो स्केल में वेट, एज स्केल। पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी कुछ समझा देता हूँ, नीचे मैंने लिख दी है पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में मीन्स ऑर्डर्ड होती है या इक्वल इंटरवल होते हैं या नो एब्सोल्यूट जीरो होते हैं, और भी अच्छी तरीके से आप इस डेटा में टेबल में समझ सकते हैं फीचर्स। ऑर्डर्ड इंटरवल स्केल में होता है, रेशो स्केल में भी होता है, इक्वल इंटरवल दोनों में होता है। एब्सोल्यूट जीरो, मेन जो बात आती है रेशो और एब्सोल्यूट जीरो का डिफरेंस देख लें। एब्सोल्यूट जीरो इंटरवल स्केल में नहीं होता है, लेकिन रेशो स्केल में होता है। सेम बात, रेशो जो है नॉट पॉसिबल है किसमें, इंटरवल स्केल में, लेकिन रेशो स्केल में पॉसिबल है। वो कैसे, अब समझते हैं। ये पे यहाँ पे क्या लिखा है, ये वेट लिखा है, 30 किलोग्राम वेट है, और वेट किस में आ रहा है, रेशो स्केल में। मीन्स के इसका रेशो निकाल सकते हैं, रेशो उसका निकाल जाता है जिसकी 0 पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो ना हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रेशो स्केल पॉसिबल है और एब्सोल्यूट जीरो इसका यस है, इंटरवल का नो है। क्या है, इसका एब्सोल्यूट जीरो है। मीन्स के जीरो जो है एब्सोल्यूट होता है। मीन्स 30 ग्राम वजन, अगर मैं कहूँ क्या 0 ग्राम वजन है, ध्यान से देखें, अगर मैं कहूँ क्या 0 ग्राम वजन है, मीन्स उसका कोई वजन नहीं,
0 ग्राम वजन मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट सपोज आपकी डेटा होती है, कोई बड़ी डेटा है, उसमें कुछ जो वेट लिखे हुए हैं डिफरेंस, ओके, और उसमें से कुछ वैल्यू 0 आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो भी ये वेट है, इसमें जहाँ भी 0 लिखा है उसका मतलब उसकी कोई जो वेट नहीं है, उसका कोई वजन नहीं है, उसको आप कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0 होता है। ओके, ये समझ जाते हैं। लेकिन सेम बात अगर हम बात करें इंटरवल स्केल की, टेम्परेचर की, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेम्परेचर लिख लेते हैं यहाँ पे छोटी या, अब ये क्या है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे 0 आता है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट 0 है या ये कोई वैल्यू नहीं है? नहीं कह सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 नहीं होता। यहाँ पे 0 भी वैल्यू रखता है, क्योंकि ये माइनस में भी हमें मिल सकती है वैल्यू हमें माइनस में भी मिल सकती है, इसलिए 0 भी एक फ्रीजिंग पॉइंट जो कहते हैं टेम्परेचर की वो है, मीन्स ये भी वैल्यू रखता है, प्रॉपर्टी रखता है, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी जो डेटा होती है जिसको 0 भी कैलकुलेशन में आए, तो हम उसको, जैसे कि ईयर है मीन्स 1 2, अब ईयर में क्या होता है, आपकी पास्ट वाली जो ईयर होती है वो नेगेटिव पॉइंट में चली जाती है और जो फ्यूचर वाली है वो पॉजिटिव में आ जाती है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी एब्सोल्यूट 0 वाला नहीं होता। लेकिन वेट, एज, सैलरी, जैसे कि एज है आपकी, अगर मैं कहूँ कि आपकी 50 एज है, ओके 50 एज है, या फिर मैं कहूँ 0 एज है, तो 0 एज का मतलब आपकी कोई एज है ही नहीं, 0 का कोई जो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलती है, कोई इससे आइडिया में नहीं जुड़ता। लेकिन सेम तरीके से अगर मैं कहूँ कि आप 0 टेम्परेचर स्केल पे क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो सकती है और कितना टेम्परेचर जो ये क्या क्या कर सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ जो ये 0 है ये एक वैल्यू दे रहा है। तो ये मेन जो डिफरेंस होता है इसमें इंटरवल स्केल में और रेशो स्केल में होता है, जो कि कंटिन्यूस डेटा में आती है, और ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा किस में आती है, न्यूमेरिकल डेटा में आती है। ओके, तो ये मेन थे डेटा टाइप्स। अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ डेटा टाइप्स होता है उसको एक जो नोट्स की सूरत में लिख के रखा है, जो आप और भी इजीली समझ सकते हो, और जो भी डेटा टाइप है उसमें क्या क्या मीन्स कि हम जो भी डेटा एनालिसिस करते हैं उसमें क्या क्या डेटा आ सकती है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ डेटा एनालिसिस में कुछ टाइप आते हैं और सब टॉपिक्स पे आते हैं, मैंने पहले लिखा है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। अच्छा, आपकी न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू है उसमें किस तरीके की वैल्यू आपको मिल सकती है या मिलती है, इंटीजर मिलती है और दूसरी फ्लोट, तीसरी डबल। अच्छा, इंटीजर में क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, में उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होती है, होल नंबर होते हैं, उसको हम इंटीजर कहते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू में वो आते हैं। ओके, जैसे कि ये 42 है या -7 है या 0 है, ये सारे क्या है, होल नंबर्स है, इसको हम इंटीजर कह सकते हैं। फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट होती है, मीन्स डेसिमल पॉइंट्स होती है, मीन्स के 3.14 है या -0.5 है या 2.0 है, तो ये आप डेसिमल पॉइंट दे सकते हैं। और तीसरा जो डबल है उस वो क्या होता है, फ्लोट सब टाइप होता है फ्लोट का, जो हायर प्रिसिजन करता है, जैसे कि 3.14159265359, तो ये जो हायर जो है प्रिसिजन कर रहा है, जो मीन्स का लार्ज जो इसमें डेसिमल पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, तो इसको हम डबल कह सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल डेटा टाइप में मिल सकती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कैटेगोरियल डेटा टाइप में क्या क्या आपको मिल सकता है। नॉमिनल मिल सकता है, जो हम अभी बात कर गए, ऑर्डिनल। और नॉमिनल में क्या होता है, जो नो इनहेरिटेड ऑर्डर या रैंकिंग होते हैं, जैसे कि कलर्स है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। ओके, तो ये हो गए कलर्स। ऑर्डिनल जैसे डेटा विद मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग, जैसे कि एजुकेशन लेवल हो गई, हाई स्कूल्स, बैचलर्स, मास्टर्स, ये लेवल होती है। मीन्स के बैचलर के बाद हम मास्टर करते हैं, बैचलर और मास्टर के बीच में एक जो लेवल ऑर्डर या सीक्वेंस रखी हुई है, इसके बीच में डिफरेंस होता है, तो ये एक ऑर्डिनल डेटा हो गई। इस तरीके की भी डेटा आपको मिल सकती है, उससे भी आप डेटा एनालाइज करके इनसाइट्स निकाल सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे टेक्स्ट डेटा टाइप्स। टेक्स्ट डेटा टाइप में स्ट्रिंग मिल सकती है या टेक्स्ट मिल सकती है। स्ट्रिंग कैसे मिल सकती है, जैसे आप देख सकते हैं हेलो वर्ड लिखा हुआ है और डबल कोटेज में ये बंद किया गया है, तो मीन्स ये स्ट्रिंग बन गई। ओके, और ये सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग होता है। टेक्स्ट जो या यूज होता है, जैसे एक पैराग्राफ और टेक्स्ट, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये
यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट में जो वैल्यू रख दी है, ये सारी जो आप कंटेंट्स देख रहे हैं तो ये आ जाती है इस टेक्स्ट में। ओके, उसके बाद टाइम डेटा टाइप्स होते हैं। टाइम डेटा टाइप्स में आपको किस तरीके की डेटा मिल सकती है या जो होती है यहाँ पे, तो डेट हो सकती है, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेट, जैसे कि यस होता है, मंथ होता है या डे होता है, आप एग्जांपल भी दे सकते हो, ये सामने डेट लिखी हुई है। या फिर टाइम हो सकता है, आपको कौन सा टाइम हुआ है वो टाइम दिया हुआ है, या इस किसी डेटा में से टाइम मेंशन किया होगा कि इस टाइम पे ये काम हुआ है या इस डेट पे ये काम हुआ है, तो वो भी मिल सकती है टाइम डेट में। ओके, या फिर डेट टाइम को साथ भी लिख सकते हैं, या फिर ड्यूरेशन भी आपको टाइम डेट में बताया जाता है कि 2 घंटे में से इस एम्प्लॉय ने ये काम किया, 3 घंटे में इसने पेपर को डन कर दिया या सोल्व कर दिया, या हाफ घंटे में इसने ये क्या कर दिया। तो ऐसा काम जो भी होते हैं वो ड्यूरेशन में भी बताए जा सकते हैं। तो इस तरीके की डेटा हो सकती है। उसके बाद बुलियन डेटा टाइप्स क्या होता है, बुलियन में मीन्स के बाइनरी वैल्यू होती है जिसमें ट्रू और फॉल्स लगाया जाता है। बाइनरी में ट्रू और फॉल्स को यूज किया जाता है। ट्रू और फॉल्स को एक्सेल में हम देखें तो ट्रू को 1 लिख सकते हैं, फॉल्स को 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू ऐसे मीन्स के जैसे आप सर्वे कर रहे हो या आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे कर सकता है, जैसे कि आप पाकिस्तानी हो, आप कह सकते हैं यस या नो। तो ट्रू और फॉल्स ये सेम है जो मीनिंग देती है। ट्रू मीन्स यस, फॉल्स मीन्स नो। अब वो पूछ सकता है आपसे क्या आप 21 साल के हो, आप कहोगे यस या नो, मीन्स ये बुलियन टाइम में आंसर देंगे। तो इस तरीके की जो भी डेटा होगी, फर्स्ट सपोज आपके पास डेटा होगी और उसमें बताया गया होगा कि एम्प्लॉय का नाम होगा, उसके सामने लिखा होगा इस एम्प्लॉय ने इस महीने में सैलरी ली या नहीं ली, तो यस या नो में वो उसका जो वैल्यू होगा, तो यस नो में जो भी वैल्यू होगी वो बुलियन में बुलियन टाइप में आ सकती है। ओके, उसके बाद जो 6 नंबर पे स्पेशल जो डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे पॉइंट हो गए, रिप्रेजेंट ए सिंगल जियोग्राफिक पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि लॉन्जिट्यूड्स है या लॉन्गिट्यूड्स है, ऐसी टाइप की भी वैल्यू काफ़ी ऐसी कंपनीज होती है वो वैल्यू आपको ऐसी प्रोवाइड करती है जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेंशन किए जाते हैं। और लाइन स्ट्रिंग भी हो सकती है जिसमें रूट ऑन ए मैप दिया जाता है या रूट दिया जाता है मैप का, या पॉलीगॉन भी होता है जिसमें आपको द आउटलाइन ऑफ ए सिटी पार्क का दिया जाता है। तो इस तरीके की भी जो आपको डेटा मिल सकती है उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप अगर हम देखें तो लिस्ट दी जाती है, जैसे कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एटम 1 2 3 4 या ऐसी कोई लिस्ट दी जाती है, या डिक्शनरी जिसको डिक्ट किया जाता है। तो इस कलेक्शन ऑफ की वैल्यू या पेयर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या एक्सेसिंग डेटा का भी हो सकता है, जैसे नेम जॉइन है, एज 30 है, तो इस तरीके की भी डेटा आपको दी जा सकती है। या एरे है, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ वैल्यू एग्जाम्पल है, तो इस तरीके के एरे भी आ सकते हैं। या डेटा फ्रेम में टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर हो सकती है, या स्प्रेडशीट विद रॉ और कॉलम में जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो ये एक स्प्रेड है जो इसको डेटा फ्रेम कह सकते हो, डेटा में तो ये डेटा फ्रेम का सेम तरीके से बाइनरी डेटा टाइप्स भी आ सकते हैं जिसमें इमेज फाइल्स, आईडी फाइल्स, सीटीसी वगैरह ये भी हो सकती है। या मिसिंग डेटा टाइप्स हो सकती है जिसमें नल या एन वैल्यू लिखी गई होती है, तो इस तरीके की भी डेटा मिल सकती है, उसको भी आपको समझना पड़ता है। कस्टम डेटा टाइप्स मीन्स के कस्टमर है या उसके नेम, ईमेल या फ़ोन नंबर्स, और सामने जो उसका रहा होता है वो एम्पटी छोड़ा जाता है ताकि आप उसमें नेम लिख सके, ईमेल लिख सके, फ़ोन नंबर लिख सके, उसको कस्टमाइज कर सके। तो इस तरीके की डेटा आपको मिल सकती है। ये जो नोट्स मैंने बनाई है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये वीडियो अगर इसमें से आप डेटा क्या कहते हैं, डेटा किसे कहते हैं, डेटा के टाइप्स क्या है और डेटा एनालिसिस में ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं, ये क्लियर हो गया है। अगर आप समझ चुके हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो हम सीखने वाले हैं सैंपल और पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।